गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अगली वीडियो में हमने आपके लिए पढ़ाया था मृदा उर्वरता एवं उसको प्रभावित करने वाले कारक। आज पढ़ेंगे अपन मृदा उत्पादकता। मृदा उत्पादकता और इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले इसकी अपन डेफिनेशन पढ़ेंगे कि मृदा उत्पादकता किसे कहते हैं। मृदा उत्पादकता, मृदा उत्पादकता तो मैं आपके लिए पहले भी बता चुका हूँ इसके बारे में। देखो, प्रति हेक्टेयर भूमि से फसल उत्पादन लेने की क्षमता, फसल उत्पादन लेने की क्षमता मृदा उत्पादकता कहलाती है। मृदा उत्पादकता कहलाती है। दोबारा से देखेंगे, मृदा उत्पादकता किसे कहते हैं। प्रति हेक्टेयर भूमि से फसल उत्पादन लेने की क्षमता मृदा उत्पादकता कहलाती है। जैसे हेक्टेयर एक हेक्टेयर में, यह समझिए, एक हेक्टेयर में 6 से सवा 6 बीघा ज़मीन होती है। एक हेक्टेयर का मतलब क्या होता है, 6 से सवा 6 बीघा। ठीक है। अब ये हुआ अपन का एक हेक्टेयर। अब इससे अपन को क्या प्राप्त हो रहा है, फसल उत्पादन, फसल का उत्पाद जो प्राप्त होता है कि जैसे एक हेक्टेयर में हमारे पास में 50 क्विंटल गेहूँ हुआ या 20 क्विंटल हुआ, तो वो क्विंटल में अपन देख रहे हैं कि कितना गेहूँ हुआ, वो क्या कहलाएगा, उत्पादन कहलाएगा। उसे ही क्या कहेंगे, मृदा उत्पादकता कहते हैं। ये समझ में आई। अब इसको प्रभावित करने वाले कारक, मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। देखो, उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक, ये हेडिंग है, उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखो, उत्पादकता को कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे। इसमें सबसे पहला कारक होगा मृदा उर्वरता। क्या होगा, मृदा उर्वरता। अब देखो, सबसे अधिक अपन को उत्पादन कब मिलता है, कौन सी भूमि से मिलता है, जो मृदा अधिक उर्वर होगी, अधिक उपजाऊ होगी, उससे अधिक उत्पादन होगा। जो मृदा कम उर्वर होगी या कम उपजाऊ होगी, उससे अपन को कम उत्पादन मिलेगा। तो सबसे फर्स्ट कारक कौन सा है, मृदा उर्वरता। यदि मृदा में सभी पोषक तत्व, यदि मृदा में सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं तो, यदि मृदा में सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं तो मृदा कैसी होगी, मृदा उपजाऊ
होती है। देखो, यदि मृदा में सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं तो मृदा कैसी होती है? उपजाऊ होती है। तो उसकी उत्पादकता भी अधिक होती है। उत्पादकता भी अधिक होती है। देखो, मृदा उर्वर मृदा हमेशा उत्पादक होती है। उर्वर मृदा हमेशा कैसी होती है? उत्पादक होती है। यदि मृदा में सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं, सभी जितने भी पौधे के लिए जो भी फसल है उसके लिए जो भी पोषक तत्व चाहिए वो सारे उपलब्ध हो रहे हैं, तो कैसे उपजाऊ होगी वो मृदा? अच्छा उत्पादन देगी। तो वो ही क्या कहलाएगी? उत्पादकता कहलाएगी। तो कैसी होगी वो मृदा? अधिक उत्पादक होगी। यदि पोषक तत्व नहीं है, उसमें सारे पोषक तत्व नहीं हैं, तो वह अनुत्पादक होगी, जिससे उत्पादन नहीं हो पाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट आएगा अपन का, ये हुआ मृदा उर्वरता। अब है मृदा की भौतिक दशा। मृदा की भौतिक दशा। अब ये है अपन का मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक। दूसरा कारक है मृदा की भौतिक दशा। भौतिक दशा में मृदा की संरचना। भौतिक दशा में मृदा की संरचना, कणों का आकार, जल धारण क्षमता। जल धारण कहते हैं जल को ग्रहण करने की क्षमता। वायु संचार यदि अच्छे हैं तो वह मृदा अधिक उत्पादन वाली होती है। अधिक उत्पादन वाली होती है। देखो, भौतिक दशा से मतलब होता है हमारे द्वारा हम मृदा को क्या क्या देख सकते हैं मृदा में। तो मृदा की संरचना है वो ठीक प्रकार से होनी चाहिए। कणों का आकार है ये कैसा होना चाहिए? वह अधिक मोटे हैं या महीन हैं या मध्यम हैं, वो देखेंगे। ठीक है, कणों के आकार में। जल धारण क्षमता है, जल को सोखने की क्षमता किस प्रकार की है इसकी। वायु संचार है, वायु का आगमन कैसा है। यदि ये सब कुछ अच्छे हैं तो वह मृदा अधिक उत्पादन वाली होती है। तो और यदि ये अच्छे नहीं हैं तो ये प्रभावित करने वाले कारकों में मुख्य कारक होता है मृदा की भौतिक दशा। किसको प्रभावित करेंगे? ये उत्पादकता को। उत्पादन अच्छा नहीं होगा यदि ये ठीक नहीं होंगे तो। अब कणों का आकार, इसको देखेंगे, नोट करके लिख लेना इसके बारे में कि मृदा होती है तो 3 प्रकार की होती है। ठीक है, कणों के आकार के आधार पर मृदा के कणों को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। तो बालू मृदा के कण, बालू सिल्ट और एक होती है क्ले। बालू सिल्ट और क्ले, ये मृदा होती है। इसके कणों का आकार
इसके कणों का आकार कितना होता है, ये याद रखना है। तो बालू का होता है 0.2 से 2 mm व्यास। कितना होता है? 0.2 से 2 mm व्यास के कण होते हैं, किसके? बालू के। अब चलते हैं सिल्ट। सिल्ट का होता है 0.02 से 0.02 से 0.002 mm व्यास के कण, ये होते हैं सिल्ट के। अब चलते हैं क्ले। क्ले मृदा होती है, उसके कणों का आकार कितना होता है? 0.002 mm व्यास से कम। कितना होता है? क्ले मृदा के कणों का आकार कितना होता है? 0.002 mm व्यास से कम मृदा के कण इसके होते हैं क्ले के। ये याद रखना, ये कंपटीशन लेवल के भी क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से कंपटीशन में भी आता है। इसमें से एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में ये क्वेश्चन आ चुका है, याद रखना। तो ये अपन याद रखेंगे। अब इसमें ये देखेंगे कि सबसे अच्छी मृदा कौन सी है, जिसके कण, ये तो बालू है, इसमें तो अधिक मोटे होते हैं। इसमें देखो बालू मृदा होती है, उसमें जब बरसात होती है तो पानी रुक नहीं पाता है, सारा पानी अंदर चला जाता है, सूख जाती है उस पानी को। सिल्ट है, ये कुछ हद तक कंट्रोल करती है, कुछ हद तक रोकती है जल को, लेकिन अंत में इससे भी निकल जाता है। और क्ले है, इसमें पानी भरा रहता है, ये ध्यान रखना है इसको। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि इसके जो कण होते हैं, इसके बालू के होते हैं, अधिक मोटे होते हैं, और ये मध्यम होते हैं, और ये सबसे कम होते हैं, इसलिए ये पास पास होते हैं। क्ले मृदा के कण कहाँ होते हैं? पास पास होते हैं, जिससे जल को आसानी से रोक सकते हैं। सोखने की क्षमता बहुत कम होती है, भरा रहता है इसमें जल। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हुआ मृदा की भौतिक दशा। अब इसके बाद पढ़ेंगे अपन तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे, मृदा की स्थिति। मृदा की स्थिति। मृदा की स्थिति। अब इसकी स्थिति अपन देखते हैं कि कहाँ शहर वाली है या गांव वाली है। शहर के पास वाली मृदा, शहर के पास वाली मृदा, शहर के पास वाली मृदा अधिक उत्पादक होती है। कौन सी मृदा अधिक उत्पादक होती है? शहर के पास वाली मृदा अधिक उत्पादक होती है, क्योंकि बाजार का खर्च, क्यों होती है? क्योंकि बाजार का खर्च कम आता है। शहर के पास वाली मृदा अधिक उत्पादक होती है, क्योंकि बाजार का खर्च कम आता है। अब चौथा पॉइंट है उत्पाद की मांग। चौथा पॉइंट पढ़ेंगे अपन, उत्पाद की मांग। ये यहाँ तक उतार लिया होगा। चौथा कारक होगा, प्रभावित करने वाला कारक ये चल रहा है, चौथा है उत्पाद की मांग। उत्पाद की मांग। उत्पाद की मांग। यदि किसी वस्तु की मांग, यदि
किसी वस्तु की मांग, यदि किसी वस्तु की मांग अधिक है, कैसी है, अधिक है, अधिक है, और वह समान मात्रा में उपस्थित है, समान मात्रा में उपस्थित है, तो उसका मूल्य बढ़ जाता है, तो उसका मूल्य बढ़ जाता है। अब ये कैसे बढ़ता है? जब मूल्य भी बढ़ रहा है, जब मूल्य बढ़ रहा है तो उत्पादकता में वृद्धि होगी, मूल्य बढ़ जाता है, जिससे उत्पादकता बढ़ जाती है, उत्पादकता बढ़ जाती है। देखो, उत्पाद की मांग, यदि किसी वस्तु की मांग अधिक है और वह समान मात्रा में उपस्थित है, तो उसका मूल्य बढ़ जाता है, जिससे उत्पादकता भी बढ़ जाती है। अब एग्जाम्पल समझिए इसका, जैसे कि बाज़ार में टमाटर और प्याज का मूल्य कभी तो था 10 रुपये के 1.5 किलो, कभी तो था 10 रुपये के 1.5 किलो, और अब क्यों था ये? क्योंकि उसकी मतलब अधिक मात्रा में आ रहा था, इसका मतलब था अधिक मात्रा में बाज़ार में उपलब्ध हो रहा था, इसलिए क्या चल रही थी उसकी रेट 10 रुपये के 1.5 किलो। अब उसकी जो बाज़ार में मांग है वो बहुत कम है, बाज़ार में बहुत कम उपलब्ध हो रहा है, तो अब उसकी रेट हो गई 60 रुपये के 1 किलो। ठीक है, तो उत्पादकता बढ़ी या घटी? उत्पादकता बढ़ी या घटी? देखो, यदि किसी वस्तु की मांग अधिक है, मांग तो अधिक है इसकी, टमाटर तो अधिक लेना है और वह समान मात्रा में उपस्थित है, लेकिन उपस्थित वह कम मात्रा में है। मांग उसकी बहुत अधिक है लेकिन कम मात्रा में बाज़ार में उपलब्ध हो रहा है, तो उसका मूल्य बढ़ेगा। क्लियर बात है कि उसका मूल्य बढ़ेगा तो उसकी उत्पादकता भी बढ़ेगी। ये भी इफेक्ट डालने वाला कारक है उत्पाद की मांग। अब अगला चलता है यातायात के साधन। पांचवा है यातायात के साधन। यातायात के साधन ये भी उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारकों में मुख्य है। साधन उपलब्ध होने पर साधन उपलब्ध होने पर यातायात के साधनों में साधन उपलब्ध होने पर व्यय कम होगा। व्यय कम होगा तो क्या होगा? जब खर्च कम होगा तो उत्पादकता में वृद्धि होगी। साधन उपलब्ध होने पर व्यय कम होगा तो क्या होगा? उत्पादकता में वृद्धि होगी। उत्पादकता में वृद्धि होगी। अब देखो, जैसे हमारी कोई फील्ड है, वहाँ पर कोई फसल अपन ने की, वहाँ से और बाज़ार को लाने के लिए कोई साधन है नहीं,
कोई साधन उपलब्ध है नहीं, तो उसके लिए अपन को साधन बहुत महंगा पड़ेगा तो हमारे उत्पादकता पर इफेक्ट पड़ेगा। यदि वह शहर के पास है वह ज़मीन, तो वहाँ पर साधन आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, तो व्यय भी कैसा आएगा, कम आएगा, खर्चा भी कम आएगा। खर्चा कम आएगा तो उत्पादकता में अपन की वृद्धि होगी, उत्पादकता में वृद्धि होगी तो बाज़ार में अपन को पैसा भी अच्छा प्राप्त होगा। ये हुआ आपका मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक, ये कंप्लीट। ठीक है, अगला पढ़ेंगे अपन मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता में अंतर। इसको उतार लीजिए। अब पढ़ेंगे, ये दोनों हो गए उत्पादकता और उर्वरता, इनको प्रभावित करने वाले कारक भी हो गए। अब मृदा उर्वरता और उत्पादकता में अंतर, ये पढ़ेंगे। टॉपिक डालो, मृदा उर्वरता और उत्पादकता में अंतर। अब इन दोनों में अंतर देखना है कि मृदा उर्वरता में क्या अंतर है और उत्पादकता में क्या अंतर है। अब ये सारा कुछ जो अपन ने इनके बारे में लिखा दिया है पहले, वो ही आएगा, ध्यान रखना। मृदा, एक कॉलम बनाएंगे मृदा उर्वरता और दूसरा बनाएंगे मृदा उत्पादकता। मृदा उत्पादकता, अब इनके बारे में लिखना है। सबसे पहले मृदा उर्वरता, तो हमने आपके लिए ये बताया था, आपको याद भी है। मृदा उर्वरता लिखो नंबर 1, मृदा उर्वरता पौधों के आवश्यक पोषक तत्वों को उचित मात्रा उचित संतुलन में प्रदान करने की क्षमता, उचित मात्रा में प्रदान करने की क्षमता है। देखो, ये मैंने डेफिनेशन में भी लिखाया था। अब सबसे पहले इनके अंतर में, इनके डिफरेंट में ये देखेंगे उर्वरता क्या है और उत्पादकता क्या है। यहीं पे ये फर्स्ट अंतर हो जाएगा। तो मृदा उर्वरता पौधों के आवश्यक पोषक तत्वों को उचित मात्रा, उचित संतुलन में प्रदान करने की क्षमता है। और ऐसे ही देखेंगे उत्पादकता। देखो उत्पादकता क्या लिखा था, उत्पादकता प्रति हेक्टेयर भूमि से, फसल उत्पादन लेने की
प्रति हेक्टेयर भूमि से फसल उत्पादन लेने की क्षमता, ये क्या होती है? मृदा उत्पादकता। प्रति हेक्टेयर भूमि से फसल उत्पादन लेने की क्षमता। तो उत्पादकता किसके ऊपर डिपेंड करेगी? उर्वरता के ऊपर। उर्वरता केवल अपन पोषक तत्वों उचित मात्रा में उचित संतुलन प्रदान किए जाते हैं पोषक तत्व, और उत्पादकता में केवल फसल ली जाती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट। सेकंड है अपन का उर्वर मृदा उत्पादक हो भी सकती है। उर्वर मृदा उत्पादक हो भी सकती है और नहीं भी। देखो, मृदा उर्वरता में उर्वर मृदा उत्पादक हो भी सकती है और नहीं भी। अब इसको समझेंगे। कोई भी अपन की फील्ड है, हम उसे उर्वर कब कहेंगे? जब उसमें फर्टिलाइज़र डालेंगे, उपयोग करेंगे। जैसे ऑर्गेनिक मैन्यूर है, कार्बनिक खाद डालेंगे तो उत्पादन अधिक होगा। तो इसको अपन उर्वर बना भी सकते हैं और नहीं भी। और उसमें खाद डालेंगे तो उर्वर हो जाएगी, नहीं डालेंगे तो अनुर्वर रहेगी। यही है, उर्वर मृदा उत्पादक हो भी सकती है। जब खाद डालेंगे तो अधिक उत्पादन देगी और नहीं डालेंगे तो उत्पादन नहीं देगी। तो उर्वर मृदा उत्पादक हो भी सकती है और नहीं भी। ये दोनों कारण है इसमें। और मृदा उत्पादकता में उत्पादक मृदा हमेशा उर्वर होगी। उत्पादक मृदा हमेशा उर्वर होगी। तो देखो, उत्पादक मृदा हमेशा कैसी होगी? उर्वर होगी। अब जब उत्पादन अपन को अच्छा प्राप्त हो रहा है, तो मृदा वह कैसी होगी? हमेशा ही उर्वर होगी। या अच्छा उत्पादन प्राप्त हो रहा है अपन को, कि एक तो अपन का ऑर्गेनिक मैन्यूर वाला फील्ड है और एक नॉन ऑर्गेनिक मैन्यूर वाला फील्ड है। उसमें देखेंगे, नॉन ऑर्गेनिक वाले में देखेंगे, नॉन ऑर्गेनिक मैन्यूर वाला ये फील्ड है। इसमें तो हुआ अपन को 15 क्विंटल, ठीक है। और ऑर्गेनिक मैन्यूर वाला है, ऑर्गेनिक मैन्यूर कार्बनिक खाद वाली जो फील्ड है, उससे हुआ अपन को 20 क्विंटल। तो अंतर तो हुआ। तो उत्पादक मृदा कौन सी हुई? ऑर्गेनिक मैन्यूर वाली। तो उत्पादक मृदा हमेशा उर्वर होगी। कैसी होगी? हमेशा उर्वर होगी, उत्पादक वाली। अब थर्ड पॉइंट चलता है अपन का, मृदा उर्वरता को प्रयोगशाला में जांचा जा सकता है। मृदा उर्वरता को प्रयोगशाला में जांचा जा सकता है। इसको कौन सी मृदा को? मृदा उर्वरता। उर्वर मृदा होगी, उसको अपन वहाँ जांच सकते हैं, प्रयोगशाला में ले जा करके उसका प्रयोग कर सकते हैं कि इसमें कौन सा पोषक तत्व अधिक मात्रा में दिया गया है, जिससे यह मृदा उर्वर हो गई और उत्पादन भी अधिक हो गया। इसका तो अपन इसको चेक कहाँ कर सकते हैं? अपन प्रयोगशाला के अंदर। लेकिन इस मृदा को अपन प्रयोगशाला के अंदर चेक नहीं कर सकते हैं। इसको केवल फील्ड में ही जा कर के चेक किया जा सकता है। कैसे? इसके उत्पादन को
देख करके। इसका उत्पादन देखेंगे। मृदा उत्पादकता की जांच, मृदा उत्पादकता की जांच, मृदा उत्पादकता की जांच, मृदा उत्पादकता की जांच खेत से प्राप्त, खेत से प्राप्त उत्पादन से कर सकते हैं। अब इसकी जांच के कहाँ से कर सकते हैं मृदा उत्पादकता की? केवल खेत से जो उत्पादन अपन को प्राप्त हो रहा है। जैसे दो फील्ड हैं अपन की, दोनों अलग अलग हैं। एक में अपन ने कार्बनिक खाद डाला है और एक में कुछ नहीं डाला है। इसमें तो खाली छोड़ा है, इसमें खाली, और इसमें कार्बनिक खाद डाला है। अब इसकी उपज तो हुई 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और इसकी हुई 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। तो अब दोनों की जांच, उत्पादकता की जांच कैसे करेंगे कि फील्ड में गए तो देखा कि इस खेत में 20 क्विंटल हुआ और इसमें 30 क्विंटल हुआ। तो अपन कह सकते हैं कि यह मृदा कौन सी जिसका अधिक उत्पादन है वह मृदा उर्वर है। कैसी है? वह मृदा उर्वर है। तो प्राप्त उत्पादकता से मृदा को बता सकते हैं कि कौन सी मृदा उर्वर है, कौन सी अनुर्वर है। और इसकी उत्पादकता की जांच केवल खेत में जो उत्पादन हुआ है उससे ही जांच सकते हैं। और जो उर्वरता है उसकी जांच केवल प्रयोगशाला में ही की जाती है। अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट लिखो। मृदा उर्वरता, मृदा उर्वरता उत्पादकता का मृदा उर्वरता उत्पादकता का मुख्य अंग है, मुख्य अंग है। मृदा उर्वरता उत्पादकता का मुख्य अंग कैसे है? जिस मृदा से अधिक उत्पादन होगा वह मृदा अधिक उर्वर होगी। जिस मृदा से कम उत्पादन होगा वह मृदा कम उर्वर होगी। इसलिए मुख्य अंग कौन है? मृदा उर्वरता। किसका? उत्पादकता का। अब अगला है उसमें मृदा उत्पादकता, मृदा उत्पादकता एक व्यापक शब्द है, एक व्यापक शब्द है। ये हुआ मृदा उत्पादकता। अब ये दोनों में डिफरेंट हो गया, इनको दोबारा से देखेंगे। मृदा उर्वरता और मृदा उत्पादकता में अंतर। तो मृदा सबसे फर्स्ट है मृदा उर्वरता पौधों के आवश्यक पोषक तत्वों को उचित मात्रा, उचित संतुलन में प्रदान करने की क्षमता है। और मृदा उत्पादकता में देखेंगे, मृदा उत्पादकता प्रति हेक्टेयर भूमि से फसल उत्पादन लेने की क्षमता, ये क्या होती है? मृदा उत्पादकता। दूसरा अंतर देखेंगे, उर्वर मृदा उत्पादक हो भी सकती है, उर्वर मृदा उत्पादक हो भी सकती है और नहीं भी। कौन सी मृदा? उर्वर मृदा। और उत्पादक मृदा हमेशा कैसी होगी? उर्वर होगी। उत्पादक मृदा हमेशा उर्वर होगी। अधिक उत्पादन होगा तो मृदा उर्वर होगी। तीसरा पॉइंट है मृदा उर्वरता को प्रयोगशाला में, मृदा उर्वरता को प्रयोगशाला में जांचा जा सकता है। कहाँ पर जांचा जा सकता है इसको? प्रयोगशाला में।
और उत्पादकता की जांच खेत से प्राप्त उत्पादन से कर सकते हैं, ना कि इसको प्रयोगशाला में जांचा जा सकता। इसको जो उत्पादकता है इसे खेत में जांचा जा सकता है और प्रयोगशाला में किसको, उर्वरता को। मृदा उर्वरता उत्पादकता का मुख्य अंग है। जो मृदा उर्वरता है उत्पादकता का एक मुख्य अंग होता है और मृदा उत्पादकता एक व्यापक शब्द होता है। ये टॉपिक कंप्लीट है अपन का। अब आगे का टॉपिक पढ़ेंगे मृदा क्षरण एवं संरक्षण। अगला टॉपिक होगा मृदा क्षरण एवं संरक्षण। तो मृदा क्षरण के बारे में आप जानते हैं और पहले आपको बता चुके हैं हम कि मृदा क्षरण क्या होता है। मृदा क्षरण एवं संरक्षण तो इसके बारे में पहले देखेंगे कि मृदा क्षरण क्या होता है और संरक्षण क्या होता है। मृदा क्षरण देखो, ये अपन की सॉइल है, इसके ऊपरी पार्ट है ये, इस पर मृदा है, ये मृदा है, ये फील्ड है, ठीक है। अब जल एवं देखो क्षरण किसे कहते हैं। क्षरण मृदा की ऊपरी परत, वो ये ऊपरी परत हो गई। अब नीचे चलेंगे इसमें ऐसे, तो ये अलग अलग परतें होती हैं इसमें, तो ऐसे नीचे जाएंगे तो ये खुदाई की, तो ये अपन की परत दिखाई देती हैं जिन्हें संस्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? संस्तर। तो अब अपन पढ़ेंगे मृदा क्षरण के बारे में। मृदा क्षरण कहाँ होगा? केवल ऊपरी संस्तर पर। कहाँ होगा? ऊपरी संस्तर। ऊपरी संस्तर पर क्या होता है? मृदा क्षरण होता है। अब ये मृदा क्षरण कहते हैं कटाव को। किसे कहते हैं? कटाव को। तो जो मृदा क्षरण है तो ये किस किस के द्वारा होगा? जल और वायु। कटाव का कारण क्या होता है? जल और वायु। तो मृदा की ऊपरी सतह या ऊपरी परत, ये हो गई ऊपरी परत का जल एवं वायु के द्वारा एक स्थान से, अब यहाँ से कट करके ये इधर निचले संस्तरों की ओर आ जाएगी, निचली तरफ आ जाएगी, या एक स्थान से दूसरी स्थान की ओर चली जाएगी। तो मृदा की ऊपरी सतह का जल एवं वायु के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है? मृदा क्षरण कहलाता है। ये हुआ मृदा क्षरण, ठीक है। ये कटाव से संबंधित है और ये केवल किसके द्वारा होता है? जल और वायु के द्वारा। जल के द्वारा कटाव होगा और वायु के द्वारा जब टीला बना हुआ होगा फील्ड का, तो उसमें जो भी मिट्टी होगी उसको जो भी हवा आएगी तेज़ी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाएगी। अब इनकी भी अवस्थाएं होती हैं अलग अलग। जैसे जल क्षरण है, सबसे पहले ये हुआ जल, ठीक है। अब इसके बाद में जल क्षरण, तो जल क्षरण और वायु क्षरण ये भी क्या होता है? इसको भी देखो। इसमें केवल मृदा की ऊपरी सतह का जल के द्वारा, मृदा की ऊपरी सतह का केवल किसके द्वारा? मृदा क्षरण में तो दोनों आ गए, जल और वायु। अब पूछ रहे हैं हम कि जल क्षरण किसे कहते हैं? तो जल क्षरण के बारे में अपन को बोलना है मृदा की ऊपरी सतह का जल के द्वारा, किसके द्वारा? जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना।
मृदा की ऊपरी सतह का एक स्थान से दूसरे स्थान, जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाएगा? जल क्षरण कहलाएगा। इसी प्रकार से अब आता है वायु क्षरण। वायु क्षरण, तो वायु क्षरण में क्या होगा? वायु के द्वारा, इसमें किसके द्वारा? जल के द्वारा। अब वायु के द्वारा, वायु क्षरण की अलग से डेफिनेशन पूछी जाए तो वायु क्षरण, जल क्षरण की अलग से पूछी जाए तो जल क्षरण की अलग है, और मृदा क्षरण पूछी जाए तो दोनों आएंगे। वायु के द्वारा मृदा की ऊपरी सतह, मृदा की ऊपरी सतह का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाएगा? वायु क्षरण। अब इनकी भी अवस्थाएं होती हैं, जैसे जल क्षरण है, जल क्षरण की 3 अवस्थाएं होती हैं। जल क्षरण की कितनी होती हैं? जल क्षरण की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहले समझ लो, बाद में लिख लेना। जल क्षरण की 3 अवस्थाएं होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहली होती है इसकी बौछार क्षरण। कौन सी होती है? बौछार क्षरण। कौन सी है? बौछार क्षरण। अब इसमें क्या होता है कि वर्षा की बूंदों के द्वारा, किसके द्वारा? वर्षा की बूंदों के द्वारा मृदा के कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, छिटक करके जाना। वर्षा की बूंदों के द्वारा, इसमें किसके द्वारा? बौछार। देखो, वर्षा की बूंदों के द्वारा, लिखना नहीं है, बाद में लिखूंगा, पहले समझ लो। वर्षा की बूंदों के द्वारा मृदा के कणों का छिटक करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है? बौछार क्षरण कहलाता है। जैसे जैसे बरसात पड़ी, अपन खड़े हुए हैं, ये कोई होम किसी का घर है और इसके सहारे से ये टीन डली हुई है। अब इसके नीचे कोई व्यक्ति आकर के खड़ा हो गया। अब यहाँ से बरसात पड़ रही है, उसके सामने यहाँ जल गिर रहा है, यहाँ बरसात हो रही है और वो खड़ा हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ से बरसात की बूंदों के द्वारा जो जल आ रहा है वो गिर रहा है, ठीक है। अब देखेंगे कि वो जल उसके पास में गिर रहा है ऊपर से, तो कुछ समय बाद वो व्यक्ति देखेगा कि उसका जो पैंट है वो मिट्टी के कणों से, मिट्टी से खराब हो जाता है नीचे से। आप देखना प्रैक्टिकल करके कि उसका पैंट नीचे से खराब हो जाता है। तो क्या हुआ, वो जो भी मृदा के कण हैं, जो भी मृदा के कण हैं वो वर्षा की बूंदों के द्वारा तितर बितर हुए, छिटक करके कहाँ पहुँचे? उसके पैंट पर पहुँचे, पैंट खराब किया, तो वो क्या हुआ? एक प्रकार का कटाव। उसे क्या, कौन सा क्षरण कहते हैं? बौछार क्षरण। बौछार क्षरण, बौछारों के द्वारा क्षरण। इसी प्रकार से जब बरसात में बरसात की बूंदें आती हैं तो ज़मीन पर पड़ती हैं, तो वहाँ पर जो कण होते हैं वो अपना स्थान छोड़ देते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँच जाते हैं। ये हुआ बौछार क्षरण। अब दूसरा देखेंगे अपन, बौछार क्षरण के बाद परत क्षरण। दूसरा आता है परत क्षरण। अब परत क्षरण में क्या होता है? जब बरसात होती है तो बरसात का जो पानी होता है, बरसात का पानी होता है तो मिट्टी की ऊपरी सतह, मिट्टी की ऊपरी सतह को अपने साथ ले जाकर बहा देता है। बरसात का जो जल होता है बहता है, बह करके अपने साथ में मिट्टी को ले जाता है। अब उसमें क्या होता है? सारे कुछ पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। ये सबसे हानिकारक परत क्षरण, बहुत जल क्षरण की सबसे हानिकारक अवस्था कौन सी होती है? परत क्षरण होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें सारे पोषक तत्व घुल करके, सारे पोषक तत्व घुल करके अपनी फील्ड से बाहर हो जाते हैं, तो हमारी मृदा अनुर्वर हो जाती है। और ये क्षरण ऐसा है
जो केवल आँखों से नहीं दिखाई देता लेकिन बहुत हानिकारक होता है। कौन सा जल क्षरण की कौन सी अवस्था है जो सर्वाधिक हानिकारक होती है? कौन सी अवस्था होती है? परत क्षरण। कौन सी होती है? परत क्षरण। क्यों होती है? क्योंकि जितने भी जमीन में पोषक तत्व होते हैं वो जल के साथ घुल करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर निकल जाते हैं। ये क्षरण आँखों से नहीं दिखाई देता है। तीसरा आता है अपना नल का क्षरण। तीसरा आता है नल का क्षरण। नल का क्षरण, इसके बारे में देखेंगे कि नल का क्षरण क्या होता है। जब बरसात होती है धीमे धीमे पड़ रही है लेकिन अधिक समय तक पड़ रही है और कोई फील्ड है ये अपन की, ऊपर से थोड़ा ढलान है नीचे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ से जब ये धीमे धीमे बरसात पड़ेगी तो यहाँ से छोटी छोटी नलकाएँ बनेंगी। कैसी बनेंगी? छोटी छोटी नलकाएँ या छोटा नलकाएँ बन कर के क्या होगा? कटाव होगा। कटाव तो हो ही रहा है लेकिन नलकाएँ कैसी बन रही हैं? उसमें छोटी छोटी हो रही हैं, छोटी छोटी बन रही हैं। तो जल के द्वारा छोटी छोटी नलकाएँ बनना क्या कहलाता है? कौन सा क्षरण कहलाता है? नल का क्षरण कहलाता है। ये ऐसा हानिकारक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इस क्षरण को अपन समाप्त कर सकते हैं। कैसे समाप्त कर सकते हैं? जुताई के समय ये सारी नालियाँ समाप्त हो जाती हैं, इसलिए ये अधिक हानिकारक नहीं होता है। अब अगला है अपन का नंबर 4 अवनाल का क्षरण। अवनाल का क्षरण। अब इसमें देखेंगे अवनाल का क्षरण ये क्या होता है कि जो ये छोटी छोटी नालियाँ हैं ये बड़ा रूप धारण कर लेती हैं। जब अधिक तेज़ी से बरसात पड़ती है और ढलान युक्त अपन की फील्ड होती है तो ये छोटी छोटी नालियाँ हैं जो अधिक बड़ा रूप धारण कर लेती हैं। एक तरह से खाई का निर्माण हो जाता है जिसमें ना तो अपन कोई खेती कर सकते हैं, ना कोई यंत्र जैसे ट्रैक्टर वगैरह कुछ भी नहीं चला सकते हैं। वो है अवनाल का क्षरण। और ये क्षरण सबसे हानिकारक क्षरण होता है। जल क्षरण की सबसे हानिकारक अवस्था कौन सी होती है? अवनाल का क्षरण। इसमें किसान को कितने % तक नुकसान होता है? 50 से 75% तक नुकसान होता है। जल क्षरण की ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें 50 से 75% तक नुकसान होता है? वो कौन सी अवस्था है? अवनाल का क्षरण। कौन सी अवस्था है? अवनाल का क्षरण। ये तो हुआ अपन का जल क्षरण। इसके बाद में इसको लिखाएंगे बाद में, पहले समझ लो। फिर है वायु क्षरण। ये तो जल क्षरण हुआ, जल क्षरण। अब इसके बाद वायु क्षरण। अब इसकी भी अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। इसकी 3 अवस्थाएं होती है वायु क्षरण की। कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट होती है निलंबन। फर्स्ट होती है निलंबन। ये मैं आपके लिए पहले भी बता चुका हूँ। फर्स्ट होती है निलंबन और सेकंड होती है उच्छलन और थर्ड होती है सतह सर्पण। ये 3 अवस्थाएं होती हैं किसकी? वायु क्षरण की। अब मैंने आपके लिए अभी बताया जस्ट कि जल क्षरण जल के द्वारा होगा और वायु क्षरण ये अलग क्वेश्चन है कि वायु क्षरण किसे कहते हैं? वायु के द्वारा मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाएगा? वायु क्षरण कहलाएगा। ठीक है। इसकी कितनी अवस्थाएं हैं? 3, निलंबन, उच्छलन और सतह सर्पण। अब निलंबन किससे कहते हैं? इसमें क्या होता है, जैसे अपन की बौछार क्षरण में हुआ था,
जैसे बौछार क्षरण में किसके द्वारा हुआ, जल के द्वारा, बरसात की बूंदों के द्वारा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपन की मृदा के कण तितर बितर हुए थे, छिटके थे। इसी प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर किससे जाएंगे, वायु के द्वारा। अब 0.1 mm, कितने 0.1 mm व्यास, देखो मृदा के कण हैं, कौन से व्यास के हैं वो, 0.1 mm व्यास से कम, व्यास से कम, जैसे ये है, ठीक है, इतने छोटे कण हैं, 0.1 mm व्यास से कम मृदा के कणों का वायु के द्वारा, किसके द्वारा चल रहा है ये क्षरण, वायु के द्वारा, 0.1 mm व्यास से कम मृदा के कणों का वायु के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका निलंबन। देखो इतने छोटे कण होते हैं ये, ठीक है, ये तो हुआ। अब यहाँ से ये यहाँ पहुँच जाते हैं, वो किसके माध्यम से पहुँचते हैं, वायु के माध्यम से, ये तो हुआ निलंबन, ठीक है, निलंबन। अब इसके बाद में ये बहुत छोटे कण होते हैं, 0.1 mm व्यास से भी कम के होते हैं। अब दूसरा आता है, और ये ध्यान रखना, ये वायु क्षरण की प्राथमिक अवस्था है, सबसे पहली अवस्था है। अब उच्छलन में इसमें 0.1 mm से 0.5 mm व्यास के 0.1 mm से 0.5 mm व्यास के मृदा के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, उच्छलन कहते हैं। अब इसमें थोड़ा देखो इतने मोटे कण हो जाएंगे, क्योंकि उसमें कितना आ रहा है, 0.1 से कितने के मध्य आ रहा है, 0.5 mm के मध्य आ रहा है। अब इसमें, अब यहाँ से ये कण जब तेज़ी से थोड़ी वायु आएगी तो उसके माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर यहाँ से ये पहुँच जाएंगे। यहाँ पहुँच गए तो ये कौन सा हुआ, सबसे अधिक मृदा के कण इसी के अंतर्गत आते हैं, सर्वाधिक नुकसान इसी से होता है। वायु द्वारा सर्वाधिक नुकसान होने वाली, वायु क्षरण के द्वारा सर्वाधिक नुकसान होने वाली अवस्था कौन सी होती है, उच्छलन होती है, ठीक है। उसमें कितने परसेंट तक होता है नुकसान, 50 से 75%, 50 से 75%। वायु क्षरण की ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें सर्वाधिक नुकसान होता है और कितने प्रतिशत तक नुकसान होता है, वो होती है अपन की उच्छलन। कौन सी होती है, कौन सी अवस्था, उच्छलन अवस्था होती है, जिसमें मृदा के कणों का व्यास 0.1 mm से 0.5 mm व्यास का होता है। इसमें सारी जो भी अपन की फील्ड हैं उन सभी के कण आ जाते हैं। अब आती है सतह सर्पण। सतह सर्पण, इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत अधिक ढेले, मोटे मोटे ढेले आ जाते हैं। सतह सर्पण में मोटे मोटे ढेले आ जाते हैं। वो ज़्यादा कुछ सरकते नहीं है, क्योंकि तेज़ वायु आती है, थोड़ा बहुत हटते हैं अपने स्थान से। तो सतह सर्पण वायु के द्वारा, हाँ सुनिए, इसमें कण कितने होंगे, 0.5 mm से अधिक व्यास के, देखो इसमें 0.5 mm व्यास से अधिक के कण, किसके, मृदा के कण, 0.5 mm से अधिक व्यास की मृदा के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह सतह सर्पण कहलाती है। किसके द्वारा, वायु के द्वारा। लेकिन ये बहुत कम होता है, बहुत कम होता है ये क्षरण। कौन सा, वायु द्वारा सबसे कम क्षरण कौन सा होता है, सतह सर्पण होता है। सर्वाधिक नुकसान किसके द्वारा होता है, उच्छलन के द्वारा होता है, जो 50 से 75% तक होता है। अब ये हुई अपन की जल क्षरण और वायु क्षरण। अब इसके बाद में ये तो हो गया कंप्लीट अपन का मृदा क्षरण, इसके बारे में लिखेंगे। फिर है संरक्षण। संरक्षण किसे कहते हैं, तो संरक्षण की, ये तो कटाव हुआ अपन का। अब इसके बाद संरक्षण,
संरक्षण किसे कहेंगे? मृदा क्षरण को किसी भी प्रकार से, देखो एक तो कटाव हुआ इसका, पहले क्या हुआ? कटाव हुआ। अब संरक्षण में रक्षा करना, संरक्षण का मतलब होता है रक्षा करना। तो मृदा कटाव को किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार से नियंत्रित करना, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा संरक्षण। संरक्षण का मतलब सुरक्षा से। तो सबसे पहले क्या हुआ था? क्षरण। क्षरण मैंने बताया था, क्षरण का अर्थ कटाव से है। किससे है? कटाव से। तो ये क्षरण दो प्रकार का हुआ, दो शक्ति होती हैं, जल और वायु। तो ये जल क्षरण, मृदा क्षरण में जल और वायु दोनों आ जाते हैं, और जल क्षरण में केवल जल के द्वारा होता है। जल की 3 अवस्थाएं होती हैं जल क्षरण की, वो कौन सी? बौछार, परत और नलका। और वायु क्षरण, वायु के द्वारा जो क्षरण होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वायु के द्वारा जाते हैं, उसे कहते हैं वायु क्षरण। अब वायु की भी 3 अवस्थाएं होती हैं वायु क्षरण की, वो कौन कौन सी होती हैं? निलंबन, उच्छलन, सतह सर्पण। अब ये कटाव तो हो गया दोनों के द्वारा, जल के द्वारा भी हो गया और वायु के द्वारा। अब इसको रोकना भी तो है, ये थोड़ी है कि कटता ही रहेगा। तो संरक्षण किसे कहेंगे? मृदा कटाव को किसी भी प्रकार से नियंत्रित करना क्या कहलाएगा? संरक्षण कहलाएगा। अब संरक्षण अपन किससे कर सकते हैं? समोच्च खेती अपना सकते हैं, समोच्च खेती करना। समोच्च खेती होती है ढाल के विपरीत दिशा में, ढाल के विपरीत दिशा में। दूसरा है अपन का फसल चक्र अपनाना, फसल चक्र अपनाना। और तीसरा है पलवार का प्रयोग, ये भी कर सकते हैं। तो इससे अपन मृदा के कटाव को रोक सकते हैं। मृदा कटाव को नियंत्रित करना ही क्या कहलाता है? संरक्षण कहलाता है। तो आज की वीडियो को अपन यहीं पर ऑफ करते हैं। अगला कल की वीडियो में अपन आपको ये सारा कुछ डिटेल से लिखाएंगे। ठीक है, थैंक यू। अब इसको पढ़ के आना। ठीक है, थैंक यू बच्चों।